नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। भारत ने ऑफसेट में देरी को लेकर फ्रांसीसी फर्म डसॉल्ट एविएशन पर लगाया जुर्माना। चीन और पाकिस्तान दोनों की हवाई चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने पंजाब सेक्टर में पहला S-400 वायु रक्षा प्रणाली को किया तैनात। GRSC ने भारतीय नौसेना के दूसरे पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटरक्राफ्ट की कील बिछाने का काम शुरू किया। 2022 में DRDO करने जा रहा है कई परीक्षण। पाकिस्तान LOC के पास बना रहा था अवैध निर्माण। भारतीय सेना की चेतावनी के बाद रोका गया काम। सेना को सौंपे गए अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। सेना को आज सौंपे गए हैं अगली पीढ़ी के स्वदेशी युद्धक टैंक। आर्मी चीफ MM नरवणे जी ने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी के युद्धक टैंक और अन्य उपकरणों की पहली खेप मिल गई है। सेना के अधिकारियों ने कहा कि ये सिस्टम भारतीय सेना की मौजूदा इंजीनियरिंग टोही क्षमताओं को बढ़ाएंगे और भविष्य के संघर्षों में मैकेनाइज्ड ऑपरेशन को सपोर्ट करने में एक प्रमुख गेम चेंजर भी साबित होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने कहा कि बख्तरबंद इंजीनियरिंग टोही वाहन पूरी तरह से देश के भीतर डिजाइन और विकसित किए गए हैं। ये टैंक की गति से मेल खाते हैं और पश्चिमी मोर्चों पर मैकेनाइज्ड ऑपरेशन करने में मदद करेंगे। इन टैंकों को कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग में शामिल किया गया है। कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग का काम युद्ध के दौरान कॉम्बैट इंजीनियरिंग पुल, ट्रैक और हेलीपैड बनाकर अपनी सेवाओं को गतिशीलता प्रदान करना होता है। इसके अलावा ये बारूदी सुरंगें बिछाकर और पुलों को ध्वस्त कर दुश्मन के मंसूबों पर पानी फेरते हैं। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग के 4 प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें कॉम्बैट इंजीनियर्स, MES, बॉर्डर रूट्स और सैन्य सर्वेक्षण शामिल होता है। MM नरवणे जी ने कहा कि इन नए उपकरणों को शामिल करने के बाद विशेष रूप से हमारी जो पश्चिमी मोर्चे हैं उनके ऑपरेशंस में बढ़ावा मिलेगा। और भारत ने पिछले कुछ सालों में इस तरीके के उपकरणों को आयात नहीं किया और इन्हें स्वदेश में ही बनाया गया है। भारतीय सेना ने कहा कि DRDO ने विशाल नेक्स्ट जनरेशन मेड इन इंडिया एंटी टैंक माइंस को भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। नए टैंक रोधी माइंस में उनके उन्नत डिजाइन और सेंसर्स के कारण दुश्मन के टैंकों के खिलाफ रोकने की क्षमता अब अधिक है। दोस्तों, आपको बता दें कि DRDO के द्वारा भारतीय सेना के लिए विकसित वैभव और विशाल अगली पीढ़ी की एंटी टैंक माइंस है और ये अपने ट्रायल्स के एडवांस स्टेज पर हैं। इनके एडवांस डिजाइन और सेंसर्स के कारण नए एंटी टैंक माइंस में दुश्मन के टैंक को रोकने की क्षमता ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि S-400 सिस्टम भारत पहुंच चुका है, तो ऐसे में अब हवाई हमलों के खतरे को देखते हुए भारत ने अपना पहला मिशन शुरू कर दिया और अपना ये पहला एयर डिफेंस सिस्टम पंजाब में तैनात किया है। भारतीय वायुसेना ने रशिया से मिले S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के पहले स्क्वाड्रन को पंजाब में तैनात करने का फैसला किया। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान दोनों से हवाई हमलों के खतरे को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इस महीने की शुरुआत में रशियन मिसाइल सिस्टम के पार्ट्स भारत पहुंचने शुरू हो गए हैं और अगले कुछ हफ्तों में ये यूनिट पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी। बता दें कि ये जो उपकरण आ रहे हैं S-400 के, वो समुद्री और हवाई मार्ग से भारत पहुंचाए जा रहे हैं। पहला स्क्वाड्रन तैनात होने के बाद एयरफोर्स पूर्वोत्तर सीमा पर फोकस करेगी और देश भर में सैन्य कर्मियों को इसकी ट्रेनिंग मुहैया कराएगी। इसके अलावा बाकी के अन्य सिस्टम अगले साल से भारत पहुंचना शुरू हो जाएंगे। भारत सरकार इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के लिए 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपति को आमंत्रित कर सकती है। इसे लेकर अभी से तैयारियां चल रही हैं। इसके पीछे का मकसद है कि भारत मध्य एशियाई देशों के बढ़ते महत्व के बीच इनके साथ अपने संबंधों को मजबूती देना चाहता है। ये 5 देश, जिनमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान है। और अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब मध्य एशियाई देश के शीर्ष नेता अतिथि के तौर पर यहाँ पर मौजूद होंगे। और दोस्तों, कल के डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि अभी इनके साथ एक मीटिंग हुई है भारतीय विदेश मंत्री की, जिनमें इन्होंने भारत का मजबूत पक्ष रखा है कि भारत को यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबर का दर्जा दिया जाना चाहिए। यानी कि इन्होंने इसकी स्ट्रांगली अपील भी की है। यानी कि यहाँ पर भारत अपने आप को एक मजबूत और सशक्त नेता के रूप में उभारने की कोशिश कर रहा है, ताकि भारत को मध्य एशियाई इन देशों का अगर समर्थन मिलता है तो भारत कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिक्स में एक महत्वपूर्ण स्थान और बढ़त बना लेगा। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन तो हमेशा करता ही है। इसके अलावा वो ड्रोन वाली घटनाएं भी भारत की तरफ करता रहता है, लेकिन अब जो उसने चालाकी चली है उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने उसको दे दिया है। दरअसल LOC के पास एक गांव में पाकिस्तानी सेना अवैध निर्माण करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भारतीय सेना की चेतावनी के बाद उन्हें काम रोकना पड़ा और वो वापस चले गए। पाकिस्तान LOC के 500 मीटर के पास वाले तितवाल सेक्टर के पास चिलियाना गांव में निर्माण कार्य कर रहा था। साफ तौर पर यह देखा जा रहा था कि पाकिस्तान LOC के प्रोटोकॉल्स को तोड़ रहा है
और भारतीय सेना ने उसे चेता दिया। अधिकारियों के मुताबिक भारतीय सेना के विरोध जताने के बाद निर्माण कार्य रोकना पड़ा। दोस्तों, ये अवैध निर्माण और कुछ नहीं, मुझे ये लगता है क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो एक सदाबहार आर्मी आप समझ सकते हैं, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से देश से लेना देना कुछ नहीं होता। और मुझे लग रहा है कि वहाँ पर वो शायद कोई ढाबा या फिर टी स्टॉल या फिर कुछ अन्य ऐसा काम करने की सोच रहे होंगे कि ताकि इनको यहाँ से आमदनी होना शुरू हो जाए, क्योंकि पहले से ही पाकिस्तान के जितने भी सैन्य अधिकारी हैं उनकी FMGC बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे वो चाय की है या फिर किसी भी चीज़ की है, वो सारी इनकी चल रही है। दुकानदारी चलाना पाकिस्तानी सेना को अच्छी तरीके से आता है। हालांकि दोस्तों, ऐसी खबर नहीं आई कि ये लोग बंकर वंकर बना रहे थे। साफ तौर पर ये बात तो अब आपको माननी पड़ेगी कि ये और कुछ नहीं, केवल कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर किसी सामान को बेचने के लिए, तेल, कंघी, ये सब बेचने के लिए कुछ निर्माण कार्य करा रहे हों। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस की बहुत अच्छी बातचीत हुई और फ्रांस की जो विदेश मंत्री थी उनकी यात्रा काफ़ी सफल रही, लेकिन उनके जाने के बाद ही उनकी कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि भारत को अब उन पर जुर्माना लगाना पड़ गया और दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ गई। दरअसल भारत ने फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन पर ऑफसेट के दायित्व में देरी पर जुर्माना लगाया था, जो कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों के लिए 2016 के सौदे का हिस्सा था। फ्रांसीसी और भारतीय सरकारों ने, आपको मालूम है, 2016 में 8.8 बिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे और इस व्यवस्था के तहत अनुबंध मूल्य का, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू का 50% यानी कि 50% डसॉल्ट एविएशन और उसके सहयोगियों सैफरान और थेल्स के द्वारा 7 वर्षों के समय में ऑफसेट और उन्हें निष्पादित किया जाना था। ऑफसेट को लागू करने के लिए 3 फर्मों ने 70 से अधिक भारतीय कंपनियों और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर काम भी किया। सूत्रों ने बताया कि DRDO अभी भी फ्रांस से स्टील क्षमताओं, रडार, एरोस्पेस इंजन, मिसाइलों के लिए थ्रस्ट वेक्टरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सामग्री से संबंधित कई तकनीकों की मांग कर रहा है, जिसे कि ये लोग पूरा नहीं कर रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि दंडात्मक उल्लंघनों के खिलाफ सुरक्षा के रूप में डसॉल्ट एविएशन द्वारा वित्त पोषित 185 यानी कि 185 मिलियन यूरो की बैंक गारंटी से जुर्माना आएगा। अभी हाल ही में जो तीसरी वार्ता हुई थी भारत और फ्रांस के बीच में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, उसमें भारत ने कई फ्रांसीसी रक्षा कंपनियों को DRDO को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण में सहयोग नहीं कर पाने की बात भी कही थी। नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा तक पहुंच बनाने की कोशिश कर रहे चीनी ड्रैगन को अब करारा झटका लगा है। एशियाई विकास बैंक ने धोखाधड़ी करने वाली चीन की 3 शीर्ष कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। यही नहीं, एशियाई विकास बैंक ने इन चीनी कंपनियों को नेपाल के एयरपोर्ट विकास प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर रोक लगा दी है। उधर भारत ने नेपाल में बड़ा दांव चलते हुए काठमांडू से रक्सौल तक ट्रेन चलाने के लिए अपने प्रयास को काफी तेज कर दिया है। काठमांडू पोस्ट के मुताबिक कई सूत्रों ने बताया कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के भ्रष्टाचार निरोधक कार्यालय ने चीन सरकार समर्थित 3 कंपनियां, जिनमें चाइना CMC इंजीनियरिंग कंपनी, नॉर्थ वेस्ट सिविल एविएशन एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन ग्रुप और चाइना हार्बर इंजीनियरिंग पर कई अपराधों में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। नेपाल के काठमांडू स्थित त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास करने के लिए करीबन 24 कंपनियों ने अपनी इच्छा जताई थी, लेकिन केवल 4 कंपनियों ने ही अपने दस्तावेज दाखिल किए थे। इन 4 चीनी कंपनियों में से 2 को मनीला स्थित ADB ने ब्लैकलिस्ट किया है। इसके अलावा चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में भी एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण वाले प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने पर भी रोक लगा दी गई है। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को साल 2023 तक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। बांग्लादेश सरकार ने चाइना हार्बर को साल 2018 में ही ब्लैकलिस्ट कर दिया था। ये कंपनी सड़क विभाग के सचिव को घूस देने की कोशिश कर रही थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के इस कदम से काठमांडू एयरपोर्ट का विकास एक बार फिर से रुक गया है और यहाँ पर भारत ने फिर बाजी मार ली है। जैसे कि मैंने कहा कि भारत वहाँ पर ट्रेन पहुँचाने के लिए तेजी से काम कर रहा है। रक्सौल नेपाल से सटा हुआ भारतीय इलाका है। यहाँ पर ब्रॉडगेज रेलवे लाइन नेपाल की राजधानी काठमांडू को सीधे भारतीय रेलवे के नेटवर्क से जोड़ देगी। इससे भारत के हर शहर तक नेपाल की ट्रेन आसानी से आ जा सकेगी। रक्सौल तक बनने वाली ये रेल लाइन 136 से लेकर 198 यानी कि 198 किलोमीटर लंबी होगी। माना जा रहा है कि नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने के लिए भारत इस रेल परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करना चाहता है। उधर चीन के केरोंग से काठमांडू के बीच बनने वाली रेल लाइन कोरोना की वजह से अधर में लटक गई। इस बीच भारत ने मौके का फायदा उठाया और सिक्सर मार दिया। भारत तक आने वाली रेल लाइन को बनाने का सर्वे कोंकण रेलवे ने किया था। गार्डन रीच शिप बिल्डर ने कील बिछाने का काम शुरू कर दिया है दूसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट के लिए, जिसे भारतीय नौसेना के लिए बनाया जा रहा है और इस वेसल से सबसरफेस सर्विलांस भी किया जा सकता है कोस्टल वाटर से। यही नहीं, ये वेसल एंटी सबमरीन ऑपरेशंस भी कर सकती है, वो भी P-8 मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर। इसके अलावा माइन बिछाने का भी ये काम कर सकती है
और 8 इस प्रकार की वेसल्स तैयार कर रहा है GRSC और 8 और इसी तरीके की वेसल्स को कोचिन शिपयार्ड भी तैयार कर रहा है। 2022 में DRDO करने जा रहा है जबरदस्त धमाके। जी हां दोस्तों, DRDO के अध्यक्ष ने कहा कि भारत पूरी तरह से 2022 में आत्मनिर्भर हो जाएगा मिसाइल सिस्टम में और कई मिसाइलें अपने टेस्ट रेंज से प्रक्षेपित की जाएंगी 2022 में, जिनमें की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल यानी कि HSTDV, अस्त्रा मार्क 2 जिसकी रेंज 107 किलोमीटर है। इसके अलावा 7 किलोमीटर वाली मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम, 5000 किलोमीटर वाली K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, 500 किलोमीटर रेंज वाली पर्ले टैक्टिकल मिसाइल, 350 किलोमीटर वाली रुद्रम 2 एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन मिसाइल और 350 किलोमीटर वाली XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम। यानी कि लगातार एक के बाद एक परीक्षण किए जाएंगे DRDO के द्वारा और ये सब पूरा होगा 2022 में। इसरो 2022 में कोविड के कारण हुए 2 सालों के नुकसान की भरपाई करने को तैयार है। 11 प्रक्षेपण के लिए अब वो तैयार हो चुका है। जनवरी, मार्च और सितंबर में अन्य के साथ अकेले जून में 8 लॉन्च निर्धारित किए जाने की योजना है और लंबे समय से अवेटेड मिनी लॉन्च रॉकेट SSLV 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कई कमर्शियल लॉन्च भी किए जाएंगे और भारत आदित्य L1 सौर मिशन 2022 में ही लॉन्च करेगा। हालांकि अंतरिक्ष मानवयुक्त जो अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च है उसे अभी लिस्ट नहीं किया गया है। सूत्रों ने कहा कि 11 लॉन्च विंडो बुक किए जा चुकी हैं और विंडो उपलब्ध होने पर उनकी लॉन्चिंग की जाएगी। कोविड के कारण 2020 से 2021 में कोई महत्वपूर्ण प्रक्षेपण नहीं हुआ। केवल GSAT-30, EOS-01 और CMS-01 इनको 2020 में लॉन्च किया गया था और EOS-03 सैटेलाइट 2021 में लॉन्च किया गया था, जो कि असफल रहा। लिस्ट भी जारी की गई है 2022 में लॉन्च की। जनवरी में PSLV RISAT-1A लॉन्च किया जाएगा। मार्च में GSLV Mark 2 IDRSS-1, जून में GSLV Mark 3 GSAT-32 और जून में ही GSLV Mark 3 IDRSS-2। इसके अलावा फिर जून में PSLV RISAT-2A, जून में SSLV D1 Microsoft 2A और जून में ही PSLV OceanSat-3 और जून में ही SSLV Black Sky D, GSLV Mark 3 GSAT-20 और सितंबर में PSLV XL आदित्य L1। यानी कि इसरो के लगातार धड़ल्ले से परीक्षण होंगे अगले साल से। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।